गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू स्टडी आईएएस स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था, तो चलिए देखते हैं उसके आगे टॉपिक है मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीथिंग की कि ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग को हम पाल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग में देखिए मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स। जो ब्रीथिंग है उसमें हवा का मूवमेंट कहाँ होता है, अंदर होता है और बाहर होता है। अब हवा में ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऑक्सीजन जो अंदर आएगी वो इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलेगी वो एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान निकलेगी। एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब अंदर सांस लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन अंदर आएगी और सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, लंग से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, जिसको कि हम इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन क्या है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हमको एनर्जी, सांस लेने में हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे सेल और टिश्यू को एनर्जी की आवश्यकता है, तो इसमें अपने मसल्स वर्क करेंगे। मसल्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं, सेल और टिश्यू से बने हैं। तो वो एक्टिव प्रोसेस है इंस्पायरेशन। तो एक्टिव प्रोसेस में हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये एक्टिव प्रोसेस है। और जो एक्सपायरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं मसल यूज्ड इन ब्रीथिंग। सांस लेने के दौरान कौन से मसल का इस्तेमाल होता है? देखिए कौन से मसल यूज होते हैं। फर्स्ट है देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मतलब अंदर के, कॉस्टल मतलब जो रिब्स का एरिया है, मैंने पहले बताया था, ये आपका रिब केज है। रिब केज का बाहरी जो यहाँ से लेकर यहाँ का स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा इंटरकॉस्टल। ठीक है। पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल ऑक्यूपाइंग स्पेस बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो थोरेसिक जो अपनी रिब्स होती हैं वो कितनी होती है? 12 पेयर में होती है। दोनों रिब्स के बीच में जो क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल स्पेस पाया जाता है। उस इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या होती है? इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं। तो जो पेयर ऑफ इंटरकॉस्टल जो रिब्स होती है, मसल्स, जो पेयर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जो आपकी थोरेसिक रिब्स होती है उनके बीच में पाए जाते हैं। उनके बीच में थोरेसिक स्पेस, सॉरी, इंटरकॉस्टल स्पेस पाया जाता है। उस इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या पाया जाता है? इंटरकॉस्टल मसल पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रिब केज है, ये रिब्स है आपकी, इसके बीच का ये क्या है? इंटरकॉस्टल मसल। क्या है ये? इंटरकॉस्टल मसल, जिनका इस्तेमाल ब्रीथिंग के दौरान होता है। ठीक है, ये क्या है? दोनों रिब्स के बीच में ये इंटरकॉस्टल स्पेस है और इसी इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या पाया जाता है? इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर में होती है। और ये इंटरकॉस्टल स्पेस कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब का लोअर पोर्शन और सेकंड रिब्स का अपर पोर्शन मिला के क्या बनता है? ये इंटरकॉस्टल मसल बनाती है। ठीक है, अब आती है, पहली हो गई इंटरकॉस्टल मसल। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की, जो कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस में यूज होता है। ये क्या होती है? सुपरफिशियल मसल कहलाती है, सबसे ऊपर होती है। ये क्या होती है? इंटरकॉस्टल मसल सुपरफिशियल मतलब देखिए इस तरीके से पाई जाती है, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल होती है वो इस तरीके से होती है। ये इंटरनल इंटरकॉस्टल है, ये क्या है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये क्या है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है,
ये सुपरफिशियल पाई जाती है, ऊपर की साइड पाई जाती है। कहाँ से निकलती है? ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ रिब अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो। जैसा कि मैंने बताया, कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जो रिब्स है, रिब्स की जो लोअर बॉर्डर है इस वाले रिब्स की, और इस रिब की जो अपर बॉर्डर है यहाँ पर क्या पाई जाएगी? इंटरकॉस्टल मसल पाई जाएंगी। ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर बॉर्डर, नीचे की बॉर्डर किसकी? रिब्स की। अब अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो, नीचे की रिब की अपर बॉर्डर और ऊपर की रिब की लोअर बॉर्डर क्या बनाती है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बनाती है। अब बात करते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की, जिसको कि हम एक्सीलेशन कहते हैं। इसमें देखिए, डीप इनसाइड ये कहाँ पाई जाती है? डीप पाई जाती है। ये एक्सटर्नल सुपरफिशियल पाई जाती है, ये डीप पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया। ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, और दोनों कहाँ मिलती है? एक राइट एंगल पर मिलती है दोनों। ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? डीप इनसाइड पाई जाती है, क्रॉसिंग द एक्सटर्नल क्रॉसिंग द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एट राइट एंगल। और कहाँ मिलती है? जैसा कि मैंने बताया, ये आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल है, और दोनों जाके कहाँ मिलती है? एक राइट एंगल पर मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पाई? इंटरनल इंटरकॉस्टल पाई जाती है डीप इनसाइड, क्रॉसिंग एट द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एट द राइट एंगल। और कहाँ मिलती है? एक राइट एंगल पर मिलती हैं दोनों। अब आता है इनहेलेशन। तो देखिए इसमें फर्स्ट आपकी जो मसल थी, फर्स्ट जो मसल थी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल थी, और दूसरा जो मसल है आपका डायफ्राम, जो कि ब्रीथिंग की प्रोसेस में जिसका इस्तेमाल मैक्सिमम होता है डायफ्राम का। ठीक है, कैसा होता है? डोम शेप का होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डोम शेप, मतलब इस तरीके से। ठीक है, और सेपरेट करता है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी जहाँ रिब्स पाई जाती हैं, लंग्स पाए जाते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी पेट वाला हिस्सा जहाँ पर और ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ये डायफ्राम क्या करता है? डोम शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेपरेट करता है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को। यहाँ पर सेंट्रल टेंडन पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? रेडिएट होते हैं। कहाँ पर रेडिएट होते हैं? अटैच टू द लोअर रिब्स एंड स्टर्नम। यहाँ पर जो ये देखिए, ये स्टर्नम है। ठीक है, तो स्टर्नम के वहां क्या होता है? सेंट्रल टेंडन पाए जाते हैं, जो कि उसी मसल, यहाँ से सेंट्रल टेंडन से क्या होता है? मसल फाइबर निकलते हैं, और मसल फाइबर क्या करते हैं? रेडिएट होते हैं। रेडिएट होते हैं और अटैच होते हैं। अटैच मतलब जुड़े होते हैं। कहाँ पर? लोअर रिब्स और स्टर्नम, नीचे की रिब्स और स्टर्नम से जुड़े होते हैं। कौन? किसके मसल? डायफ्राम के जो मसल है। ठीक है, ये डोम शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, सेपरेट यानी अलग अलग करता है। और यहाँ पर सेंट्रल टेंडन पाए जाते हैं, जो कि जो एक प्रकार के मसल, यहाँ से क्या होते हैं? मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं, और ये मसल फाइबर रेडिएट होते हैं। कहाँ रेडिएट होते हैं और कहाँ जाकर जुड़ते हैं? अटैच टू द लोअर रिब, लोअर रिब्स में, और कहाँ पर? स्टर्नम में। लोअर रिब्स और स्टर्नम में कहाँ पर होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, ये लोअर रिब्स यहाँ पर, और स्टर्नम क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये आपका डायफ्राम हो गया। क्या हो गया? डायफ्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की।
तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है और एक्सपायरेशन की होती है। तो पहले बात करते हैं हम इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस है उसमें डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं किस प्रोसेस में, इंस्पायरेशन की प्रोसेस में। और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिप्स का क्या होता है, रिप्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिप्स क्या हो जाती हैं, रिप्स क्या हो जाती हैं, अपवर्ड और इनवर्ड। अपवर्ड ऊपर की तरफ क्या हो जाती हैं, अपवर्ड एंड इनवर्ड चली जाती हैं ये रिप्स। रिप्स मूव, रिप्स क्या हो जाती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, सॉरी अपवर्ड एंड आउटवर्ड चले ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, फिर इनके बाहर जाने, रिप्स के अपवर्ड और आउटवर्ड जाने के बाद क्या होता है, वॉल्यूम और साइज ऑफ थोरेक्स इंक्रीज। आप सबसे पहले देखिए डायफ्राम क्या और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होगा, जो रिप्स होंगी वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ चली जाएंगी। ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जाने के बाद जो लंग्स वॉल्यूम होगा किसका, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने के बाद देखिए साइज बढ़ने के बाद क्या होगा, लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। और लंग्स के एक्सपेंड होने के बाद वहां का जो प्रेशर है, किसका प्रेशर, लंग्स का जो प्रेशर है वो लोअर हो जाएगा किसकी अपेक्षा, प्रेशर ऑफ आउटसाइड। जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है उस प्रेशर की अपेक्षा जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस प्रेशर के कम होने के बाद जो हवा होगी इंटर कर जाएगी कहाँ पर, लंग्स में। तो ये प्रोसेस किसकी है, इंस्पायरेशन की प्रोसेस है। सबसे पहले इंस्पायरेशन में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिप्स है वो क्या होंगी, आउटवर्ड और अपवर्ड चली जाएंगी। इनके आउटवर्ड और अपवर्ड जाने के बाद जो वॉल्यूम और साइज होगा थोरेक्स का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होने के बाद लंग्स क्या हो, अब साइज बढ़ेगी तो लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। लंग्स का साइज क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। और वहां का जो प्रेशर है, लंग्स का प्रेशर है और जो आपके इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है, तो इन्वायरमेंट के प्रेशर से जो लंग्स का प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने के बाद जो बाहर एनवायरनमेंट में जो हवा है कहाँ चली जाएगी, सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर चली जाएगी। ये है आपकी प्रोसेस, इंस्पायरेशन की प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ना। इसमें क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ क्या होगा, रिलैक्स होगा। वहां एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वर्क कर रहे थे, यहाँ पर क्या वर्क करेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो डायफ्राम यहाँ रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स की कंडीशन में आ जाएगा। और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिब केज है रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन। वहां पर आउटवर्ड और अपवर्ड जा रही थी मसल, यहाँ पर जो रिब केज है वहां पर थोरेक्स की साइज क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर रिब केज रिटर्न, रिब केज क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा, अपनी वापस आ जाएगा किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। कैसा चला जाएगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड। वहां पर कैसा जा रहा था, अपवर्ड और आउटवर्ड, यहाँ जाएगा डाउनवर्ड और इनवर्ड। अब रिब केज वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद जो साइज और वॉल्यूम है किसका, थोरेसिक कैविटी का, वहां पर इंस्पायरेशन की प्रोसेस में इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, वॉल्यूम और साइज कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वॉल्यूम और साइज इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद लंग्स क्या हो जाएंगे, वहां पर उस इंस्पायरेशन की प्रोसेस में एक्सपेंड हो रहे थे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, यानी सिकुड़ जाएंगे। लंग्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और लंग्स के सिकुड़ने के बाद जो प्रेशर है किसका, लंग्स का, वो हाई हो जाएगा। किसकी प्रेशर की अपेक्षा, एनवायरमेंट की प्रेशर की अपेक्षा। वहां लंग्स का प्रेशर लो हो रहा था वातावरण के प्रेशर की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। किस प्रेशर की अपेक्षा, जो प्रेशर आउटसाइड में है एनवायरमेंट में, उस प्रेशर की अपेक्षा यहाँ पर जो लंग का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इस प्रेशर के हाई होने के बाद जो हवा होगी फोर्सफुली कैसे निकलती है, लंग्स के बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी एक्सपायरेशन की प्रोसेस। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू की। आपकी ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो गया, उसमें क्या है आपका, मसल्स आए। तो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल वर्क करते हैं। अब और ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में 2 प्रोसेस आई हैं आपकी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब देखते हैं कुछ हम एमसीक्यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। पीनियल ग्लैंड ऑफ ह्यूमन ब्रेन सीक्रेट मेलेटोनिन कंसर्न विथ। जो पीनियल ग्लैंड होती है मनुष्य में, ब्रेन में, वो क्या मेलेटोनिन सीक्रेट करती है, वो किससे कंसर्न होता है। पहला ऑप्शन है एंगर, दूसरा है बॉडी टेम्परेचर, तीसरा है स्मेल और चौथा है कलरेशन ऑफ स्किन। चलिए करिए आप लोग आंसर, क्या होगा इसका। पहला एंगर, ये हो नहीं सकता है, बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। स्मेल हो नहीं सकती है, तो आंसर क्या होगा इसका, कलरेशन ऑफ स्किन। राइट आंसर क्या होगा इसका, कलरेशन ऑफ स्किन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज पीनियल ग्लैंड लोकेटेड। पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जस्ट बिलो एडम्स एप्पल, हैंगिंग डाउन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, इन द फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। तो देखिए एडम्स एप्पल आपका थ्रॉट में होता है, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में हो नहीं सकता पीनियल ग्लैंड। इन फ्रंट ऑफ द फ्रंटल लोब में नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, हैंगिंग डाउन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, जहां पर हाइपोथैलेमस है वहां, जहां पर और पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, वहीं पर क्या होती है आपकी पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हैंगिंग डाउन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, टच, प्रेशर एंड पेन ऑकर इन। जो सेंसेशन है किसकी, टेम्परेचर की, टच की और प्रेशर की और पेन की, वो कहाँ शुरू होती है, कौन से लोब में। पहला है टेम्पोरल लोब, दूसरा है ऑक्सीपिटल लोब, तीसरा है पेराइटल लोब और चौथा है फ्रंटल लोब। बताइए, करिए आंसर जल्दी। तो कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। और ऑडिटरी, टेम्पोरल लोब जो होता है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल लेते हैं, ऑडिटरी मतलब सुनने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम ऑक्सीपिटल लोब की। तो ऑक्सीपिटल लोब जो है विजुअल में हेल्प कर, विजन में हेल्प करता है, विजुअल में। और जो फ्रंटल लोब है, जो आपका फ्रंटल लोब है, यहाँ पर प्राइमरी सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया और ब्रोका एरिया पाया जाता है। BROCCA, ब्रोका एरिया पाया जाता है। ब्रोका एरिया क्या करता है, स्पीच में हेल्प करता है। ब्रोका एरिया क्या करता है, स्पीच में हेल्प करता है। और प्राइमरी जो सेंसरी एरिया है, ये स्केलेटल मसल्स को मूव करने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में सोमेटोस्टेटिन, सोमेटिक्स पाया जाता है, जो कि किसको करता है, टेम्परेचर, टच और प्रेशर और पेन को कंट्रोल करता है। कौन,
पैराइटल लोब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैराइटल लोब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कॉज coagulation if introduced to the blood stream? इन चारों ऑप्शन में से जो कंपोनेंट है, इन चारों ऑप्शन में कोआगुलेशन को इंट्रोड्यूस करता है कहां पर? ब्लड स्ट्रीम में। फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है हीपेरिन एंड फोर्थ वन इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। राइट आंसर क्या होगा इसका? कोआगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है, कोआगुलेशन। देखिए, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में पहले कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है किसको? फाइब्रिनोजन को। किसमें? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। ये सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो एंटीकोआगुलेंट है। हीपेरिन क्या है? एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट है ये ब्लड में क्लॉट जमने से रोकता है, हीपेरिन, है ना। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और ये सारी प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। हीपेरिन क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। ये भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर है। फाइब्रिनोजन ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which leukocyte release heparin and histamine into the blood? पहला है बेसोफिल, दूसरा न्यूट्रोफिल, तीसरा मोनोसाइट और चौथा लिम्फोसाइट। इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ल्यूकोसाइट हीपेरिन और हिस्टामाइन को ब्लड में रिलीज करता है? आंसर दीजिए जल्दी। हीपेरिन क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। और हिस्टामाइन क्या है? केमिकल मीडिएटर है। केमिकल मीडिएटर है। तो इन चारों ल्यूकोसाइट, क्या है? ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट में, इन चारों ल्यूकोसाइट में से कौन सा ल्यूकोसाइट ब्लड में हीपेरिन और हिस्टामिन को रिलीज करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेसोफिल। राइट आंसर क्या होगा इसका? बेसोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट वेन, फर्स्ट ऑप्शन है लार्जेस्ट वेन कौन सी है इसमें से? इंफीरियर वेना कावा, जुगुलर, सुपीरियर वेना कावा एंड सेफिनस वेन। इसका राइट आंसर होगा इंफीरियर वेना कावा। राइट आंसर क्या होगा? इंफीरियर वेना। ना जुगुलर होगा, ना सुपीरियर वेना कावा होगा, ना सेफिनस। इंफीरियर वेना कावा में बहुत सारी वेन्स आकर मर्ज होती हैं, तो सबसे लार्जेस्ट जो वेन है क्या कहलाती है? इंफीरियर वेना कावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडियास्टाइनम इज द, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि मीडियास्टाइनम में लोकेटेड होता है? पहला हार्ट, दूसरा स्टोमक, तीसरा लीवर एंड चौथा किडनी। मीड हार्ट। राइट आंसर क्या होगा इसका? हार्ट। क्योंकि दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है मीडियास्टाइनम, मीडियास्टाइनम बीच में क्या होगा? हार्ट लोकेटेड होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
हार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। इन चारों ऑर्गन में से कौन सा ऑर्गन हार्मोन को सीक्रेट करता है? तो पहला है पेनक्रियाज, दूसरा है लीवर, तीसरा है ड्यूडेनम एंड चौथा है इलियम। कौन सा ऑर्गन हार्मोन को सीक्रेट करता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता? पेनक्रियाज क्या है? इंडो और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन 99% वर्क करता है और इंडोक्राइन 1% वर्क करता है। और यहीं से इंडोक्राइन में, ओ सॉरी, पेनक्रियाज ही क्या करता है? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल होती है जो कि टेल स्ट्रक्चर में पाई जाती है और ये अल्फा बीटा और गामा सेल को सीक्रेट करती है। तो यहाँ से तीनों हार्मोन निकलते हैं। कौन से? इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो हार्मोन ही वो ऑर्गन है जो कि क्या करता है, सॉरी, पेनक्रियाज ही वो ऑर्गन है जो कि क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेनक्रियाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया भी गया है, द पेनक्रियाज इज अ ऑर्गन दैट सर्व एज अ मेजर एंडोक्राइन। जो पेनक्रियाज है वो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। इट रिसीव हार्मोन लाइक, कौन सा हार्मोन को रिसीव करता है? इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड ग्लूकागोन। एक्सोक्राइन 99% ही वर्क करता है और इंडोक्राइन ओनली 1% ही वर्क करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेनियोपेगस रिफर्स टू, जो क्रेनियोपेगस होता है वो रिफर करता है, क्रेनियोपेगस पोजीशन होती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। तो फ्यूजन एट हेड एंड स्पाइन, फ्यूजन एट हेड ओनली, फ्यूजन एट हेड एंड लेग्स, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या है इसका? ये देखिए, ये है क्रेनियोपेगस। क्रेनियोपेगस हेड से हेड जुड़ा रहता है, वो कहलाता है आपका क्रेनियोपेगस। ये कहलाता है पायोपेगस। जो हिप से जुड़े रहते हैं वो कहलाते हैं पायोपेगस। और रेक रेक्टिपेगस कहलाते हैं जो पूरे बैक स्ट्रक्चर से, बैक साइड से जुड़े रहते हैं, वो आपके कहलाते हैं रेकिपेगस। तो उसका राइट जो क्रेनियोपेगस है वो क्या कहलाता है? हेड टू हेड। फ्यूजन कैसा होता है? हेड टू हेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेड टू हेड ओनली। समझ में आ गया? क्रेनियोपेगस हेड से हेड जो बच्चे जुड़े रहते हैं वो क्रेनियोपेगस क्रेनियोपेगस कहलाते हैं। जिनका हिप का पोर्शन बैक साइड से जुड़ा रहता है वो पायोपेगस कहलाते हैं। जो स्पाइन से बैक साइड से जुड़े रहते हैं वो रेकिपेगस कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम गलती से आगे डल गया था। तो फ्यूजन एट हेड ओनली, इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्यूजन एट हेड ओनली। क्रेनियोपेगस क्या है? जिन बच्चों का सिर से सिर जुड़ा रहता है वो किस में आते हैं? क्रेनियोपेगस में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन इज 10 to 12 breath per minute, 12 to 20 breath per minute, 20 to 22 breath per minute and 16 to 24 beat per minute। राइट आंसर क्या होगा? 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में 12 से 20 बार इंसान सांस लेता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 टू 20 फीट पर मिनट। नेक्स्ट देखते हैं।
डॉट थेरेपी, जिसको कैट आई भी कहते हैं, इज प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ, जो डॉट थेरेपी होती है वो कितने पीरियड तक दी जाती है? तो फर्स्ट है 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ एंड 9 मंथ। तो ये तो सब जानते हैं कितने मंथ, 6 मंथ तक डॉट थेरेपी दी जाती है। और डॉट थेरेपी किस में दी जाती है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्यूलोसिस जो बीमारी होती है उसमें दी जाती है। ट्यूबरक्लोसिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कहलाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका ट्यूबरकुलोसिस का, वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। और ये कंटेजियस डिसीज है। कंटेजियस डिसीज मतलब होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, वो क्या कहलाती है? कंटेजियस डिसीज कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 मंथ। डॉट थेरेपी कितने मंथ तक दी जाती है? 6 मंथ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग नोन एज, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग क्या कहलाती है? ब्रेडीपीनियस, पीनियस, ट्रैकीपीनियस, अपीनिया। राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो ब्रेडीपीनिया है, ब्रीदिंग रेट लेस देन 16। जो ब्रेडीपीनिया है, जो ब्रेडीपीनिया है उसमें जो ब्रीथिंग की जो रेट हो जाती है वो कितनी? 16 से कम हो जाती है। ब्रेडी मतलब होता है कम, ब्रेडी मतलब क्या होता है? कम। जो ब्रीथिंग रेट है इसमें लेस देन 16, 16 से कम हो जाता है। यूपीनिया जो होता है नॉर्मल ब्रीथिंग कराती है, यूपीनिया। और जो ट्रैकीपीनिया, ट्रैकी मतलब होता है ज्यादा, ब्रेडी मतलब कम, ट्रैकी मतलब ज्यादा। तो ब्रीदिंग रेट मोर देन 20, नॉर्मल 16 to 20 होता है, तो 16 से कम हो गया तो ब्रेडी हो गया, और 20 से ज्यादा हुआ तो क्या हो गया? ट्रैकी हो गया। अपीनिया, अपीनिया मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है। आर्थोपीनिया, एबल टू ब्रीथिंग ओनली व्हेन सिटिंग और स्टैंडिंग। वो पर्सन जो सिर्फ सांस ले सकते हैं कब? जब वो बैठे हो या खड़े हो तभी सांस ले सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्थोपीनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, क्या होगा राइट आंसर? अपीनिया। राइट आंसर क्या होगा? अपीनिया। एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग को क्या बोलेंगे? अपीनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट इज नोन एज, 1 मिनट में जो व्यक्ति सांस लेता है उसको हम क्या कहते हैं? रिद्म। दूसरा है रेट, तीसरा वॉल्यूम, चौथा टेंशन। तो ये तो सभी जानते हैं क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एज के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम। तो लेस देन 1 मंथ, 1 मंथ से ज्यादा का है तो कितनी ब्रीथिंग हार्ट रेट होगी उसकी? 120 से 160। 1 से 12 मंथ का है तो 80 to 140 बीट पर मिनट। 12 मंथ से अगर 2 साल का, 1 साल से 2 साल का बच्चा है तो कितनी होगी? 80 से 130। और 2 से 6 साल का है बच्चा अगर, तो 75 से, तो 75 से 120। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया वेयर इंटरचेंज ऑफ गोजेस टेक प्लेस इन लंग्स, इनमें से कौन सा एरिया है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है? सॉरी, फर्स्ट है वेस्टिब्यूल, सेकंड है इनफंडिबुलम, थर्ड है कैपिलरी नेटवर्क ऑफ एल्वुलाई, और चौथा है टर्मिनल ब्रोंकियल। राइट आंसर क्या होगा इसका? गैसेस कहाँ पर होता है? अभी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही चल रहा था। एल्वुलाई। राइट आंसर कैपिलरी नेटवर्क ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कैपिलरी, क्योंकि लंग्स में क्या पाए जाते हैं? जो ब्रोंकस राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है, फिर ब्रोंकस किस में? ब्रोंकियोल में।
और ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं? एल्वियोलाई में, जहां पर आपका छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाती है, जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर इंटर कर जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कैपिलरी नेटवर्क ऑफ एल्वियोलाई। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।